वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम लिमिटेशन एक्ट की लेक्चर सीरीज कर रहे हैं, तो चलिए आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 12, 13 और 14 देखा कि जितना टाइम जजमेंट की कॉपी लेने में लग रहा है या गुड फेथ में पर्सन किसी और कोर्ट में चला जाता है तो उसका लिमिटेशन पीरियड प्रोटेक्टेड रहेगा। आज का जो सेक्शन 15 है उसमें भी कुछ ऐसे ही इंस्टांसेस हैं जहां पे लिमिटेशन पीरियड प्रोटेक्टेड रहता है। तो सेक्शन 15 हमें 5 इंस्टांसेस देता है जहां पे लिमिटेशन पीरियड रुका रहेगा। सो वी आर गोना डिस्कस देम वन बाय वन, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन बात करता है इंजंक्शन की। सो व्हाट इज इंजंक्शन? फर्स्ट क्वेश्चन। Injunction is a judicial process whereby a party is required to do or abstain from doing a particular act. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बहुत बेसिक इंजंक्शन का एग्जाम्पल है, जैसे कि कोई आपके घर के पास कोई फैक्ट्री है जिससे बहुत ज्यादा नॉइज आती है, तो आप एक कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं कि मुझे इंजंक्शन प्रोवाइड की जाए कि ये नॉइज प्रोड्यूस करनी बंद करते हैं। ठीक है। सो जुडिशियल प्रोसेस बाय विच अ पार्टी इज रिक्वायर्ड टू डू समथिंग और ही इज abstained from doing a particular act. इंजंक्शन कहाँ डील किया जाता है? इंजंक्शन एसआरए में डील करते हैं। इंजंक्शन की रेमेडी एसआरए में मांगी जाती है, जो एक परमानेंट इंजंक्शन से डील करता है। टेम्परेरी इंजंक्शन सीपीसी में डील किया जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट प्रोविजन वही कहता है कि जब कोई इंजंक्शन है तो लिमिटेशन पीरियड रुका रहेगा। It is in computing the period of limitation, any suit or application for the execution of a decree, the institution or execution of which has been stayed by an injunction or order, कि या it applies to suit and application for execution of decree, the institution or execution of which has been stayed by injunction or order, the time of continuance of the injunction order, the day on which it was issued or made, and the day on which it was withdrawn shall be excluded. So जिस दिन इंजंक्शन का ऑर्डर आया, जितना टाइम वो इनफोर्स रहा एंड जिस दिन वो विड्रॉ किया गया, ये तीनों पीरियड एक्सक्लूडेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई पार्टी इंजंक्शन फाइल कर देती है कि ये पर्सन एग्जीक्यूशन में ना जाए बिकॉज अभी हमें कुछ और राइट्स डिस्कस करने हैं। सो ऐसे केसेस में अगर फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट और फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री की एप्लीकेशन के लिए अगर कोई इंजंक्शन फाइल हो जाती है तो उतना टाइम जो लिमिटेशन पीरियड है वो रुका रहेगा। इंजंक्शन जिस दिन पास हुई, जितना टाइम इंजंक्शन इन फोर्स रही एंड द डे ऑन विच इंजंक्शन वाज विड्रॉन, उसके बाद से लिमिटेशन पीरियड विल स्टार्ट। सेकेंड क्लॉज बात करता है, सेकेंड सबसेक्शन बात करता है नोटिस की। सीपीसी का सेक्शन 80 एक बात करता है कि जब भी किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी सूट फाइल करना होता है, सो 2 मंथ्स का नोटिस इज मैंडेटरी, नोटिस देना ही पड़ता है। ठीक है। तो जब ये 2 मंथ्स वाला पीरियड नोटिस दिया हुआ है तो लिमिटेशन पीरियड रुका रहेगा एंड इसके बाद लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। In computing the period of limitation for any suit of which notice has been given or for which the previous consent or sanction of the government or any other authority is required in accordance with the requirements of any law for the time being in force, the period of such notice or as the case may be the time required for obtaining such consent or sanction shall be excluded. Notice का period, कोई sanction लेना तो sanction लेने में जितना भी time लग रहा है that period will be excluded. Explanation: in excluding the time required for obtaining the consent or sanction of the government or any other authority, the date on which the application was made for obtaining the consent or sanction and the date of receipt shall both be counted. अब यहाँ फिर वही है, counted in excluding the period. जिस दिन आपने नोटिस दिया और जब नोटिस का रिप्लाई आया वो दोनों दिन भी काउंट किए जाएंगे पीरियड एक्सक्लूड करने में। सो वो दोनों दिन भी एक्सक्लूडेड रहेंगे। थर्ड बात करता है जब हम रिसीवर अपॉइंट कर देते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जब कोई कंपनी लिक्विडेशन के लिए जाती है तो
एक रिसीवर अपॉइंट किया जाता है। फिर रिसीवर को जो सारे क्रेडिटर्स है वो अपने अपने क्लेम्स भेजते हैं, रिसीवर उनको एनालाइज करता है, प्रॉपर्टी देखता है और फिर देखता है कि किस क्रेडिटर को कितना क्लेम देना है, किस ऑर्डर में क्रेडिटर्स को क्लेम देने हैं, कैसे सारी प्रॉपर्टी मैनेज करनी है। सो सपोज एक पर्सन ने किसी को डेट दिया था और अब उसने अपना पैसा रिकवर करना है, इस फॉर्म से रिकवर करना था जिसके लिए रिसीवर अपॉइंट किया गया है। तो जब तक रिसीवर अपॉइंट नहीं होता तब तक लिमिटेशन पीरियड रुका रहेगा, और रिसीवर अपॉइंट होने के 3 मंथ्स बाद तक भी लिमिटेशन पीरियड रुका रहेगा। अब ये 3 मंथ्स क्यों? क्योंकि रिसीवर को आते एक बार स्टडी भी तो करना पड़ेगा ना, पूरा कि देखना पड़ेगा कि कितना क्या प्रॉपर्टी कैसे मैनेज हो रही है, क्या हो रहा है। तो उस सब के लिए जितना टाइम रिसीवर अपॉइंट नहीं हो रहा प्लस 3 months after his appointment, उसके बाद limitation will start. In computing the period of limitation for any suit or application for execution of a decree by any receiver or interim receiver appointed in proceedings for the adjudication of a person as an insolvent or by any liquidator or provisional liquidator appointed in proceedings for the winding up of a company, the period beginning with the date of institution of such proceeding and ending with the expiry of 3 months from the date of appointment of such receiver or liquidator as the case may be shall be excluded. So ये period जब तक वो appoint नहीं हो रहा, the day of his appointment and 3 months उसके बाद, then the limitation will start. In computing the period of limitation for a suit for possession by a purchaser at a sale in execution of a decree, the time during which the proceeding to set aside sale has been prosecuted shall be excluded. अब इसमें बात हो रही है एक ऑक्शन परचेजर की। एक पर्सन था जो अपने डेट नहीं पे कर पाया, उसकी प्रॉपर्टी वाया ऑक्शन वाज सोल्ड, ठीक है। अब ये जो परचेजर है ये प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने गया, जो सेलर है अब जिसकी प्रॉपर्टी जबरदस्ती सेल कर दी गई वो पोजेशन ही नहीं दे रहा, वो वहां पे गुंडे खड़े कर देता है और कहता है आई विल नॉट गिव द पोजेशन, ठीक है। या फिर जिस पर्सन की प्रॉपर्टी सेल हुई है वो अपील फाइल कर देता है कि आई वांट टू सेट असाइड द सेल। तो ये जितना भी ये सब टाइम है वो लिमिटेशन पीरियड के लिए रुका रहेगा, लिमिटेशन पर्पसेस के लिए। अब इसको सूट फॉर पोजेशन फाइल करना है, अपील चल रही है तो वो नहीं फाइल कर सकता ना सूट फॉर पोजेशन, तो उतना टाइम उसका लिमिटेशन पीरियड ऑक्शन परचेजर का रुका रहेगा। फोर्थ क्लॉज यही कहता है कंप्यूटिंग लिमिटेशन पीरियड फॉर सूट फॉर पोजेशन बाय अ परचेजर। ये सूट फॉर पोजेशन डालेगा ना कि मुझे पोजेशन दे दो। Suit for possession by a purchaser at a sale in execution of a decree, the time during which the proceeding to set aside the sale have been prosecuted shall be excluded. ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि अगर कोई बंदा आउट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया है तो जितना टाइम वो आउट ऑफ टेरिटरी है उतना पीरियड एक्सक्लूडेड रहेगा। अब जो क्लॉज 5th है ना, इसमें एक हम प्रिजम्पशन लेके चलते हैं, इसके लिए केस लॉ भी है कि व्हेन द कॉज ऑफ एक्शन अरोज, दिस पर्सन वाज इन इंडिया ओनली एंड कॉज ऑफ एक्शन अरोज होने के बाद ही वेंट आउट ऑफ द कंट्री। ये है in computing the period of limitation for any suit, the time during which the defendant has been absent from India and the territories outside India under the administration of central government shall be excluded. इसका केस लॉ है Turner Morrison versus Hungerford Investment Trust Limited. Supreme Court held that Section 15 subsection 5 presupposes that the defendant was at the time present in India and later he was absent from India. A person who was never in India cannot be considered to be absent from India. Turner Morrison versus Hungerford Investment Trust Limited.
So a person who was absent from India at the time of cause of action also cannot be considered to be absent for the purpose of this section. ये section presuppose करता है कि person was in India at the time of cause of action and बाद में he was absent from India. आई होप ये 5 प्रोविजंस क्लियर हो गए होंगे. सेक्शन 15 के ये 5 अलग अलग चीजों से डील करता है. फर्स्ट डील करता है जब कोई इंजंक्शन इन फोर्स है. सेकंड डील करता है नोटिस या सैंक्शन के लिए जो टाइम चाहिए वो एक्सक्लूडेड रहेगा. थर्ड डील करता है रिसीवर अपॉइंट हुआ जब तक वो अपॉइंट नहीं होता एंड 3 months आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट द लिमिटेशन विल बी स्टॉप्ड. फोर्थ डील करता है सूट फॉर पोजेशन बाय एन ऑक्शन परचेजर. जब तक सूट फॉर सेटिंग असाइड द सेल प्रोसीडिंग चल रही है तब तक इसका लिमिटेशन रुका रहेगा. एंड फिफ्थ प्रीसपोज करता है कि इफ अ पर्सन इज आउट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, ही इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, तो लिमिटेशन पीरियड रुका रहेगा. ठीक है. और इसमें आप 15(5) में ये कर सकते हैं जैसे कोई फॉरेन कंपनीज वगैरह होती हैं, है ना, उनके हेड अब इंडिया में नहीं होते तो जो उनका कंट्री हेड या उनका मैनेजर होगा, मैनेजर कैन बी कंसिडर्ड टू बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर दिस पर्पस. नेक्स्ट इज सेक्शन 16, इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द एक्रूवल ऑफ द राइट टू सू. अब इसमें हम एक एग्जांपल देते हैं. अगर राइट टू सू ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन अराइज कर रहा है या आफ्टर द डेथ अराइज कर रहा है तो लिमिटेशन पीरियड रुक जाएगा इफ द एलआर्स आर अंडर सम डिसेबिलिटी. इसका अब हम एक एग्जांपल से समझेंगे. जैसे कि ए पर्सन ही मेट विद एन एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट हुआ, राइट टू स्यू कब शुरू होगा? ऑन एक्सीडेंट एंड ही डाइड इन द एक्सीडेंट. तो राइट टू स्यू उसका शुरू हो रहा है ऑन द एक्सीडेंट इटसेल्फ. नाउ वो तो अब केस नहीं फाइल कर सकता, ही इज नो मोर. अब एलआर सपोज उसका एक माइनर सन है, ठीक है. अब नाउ एलआर विल गेट द सेम प्रोटेक्शन एज वी स्टडीड इन सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर 6. तो उसको वही प्रोटेक्शन मिल जाएगी प्रोवाइडेड जो कॉज ऑफ एक्शन है वो ऑन डेथ शुरू हो रहा है या आफ्टर डेथ शुरू हो रहा है. सपोज बिफोर डेथ शुरू हो रहा है. बिफोर डेथ शुरू होने वाला प्रोविजन हमने सेक्शन नंबर 9 में करा था, कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम. इफ वंस द टाइम हैज स्टार्टेड टू रन सो नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी कैन स्टॉप इट. सो अगर एक बार शुरू हो चुका है अब वो स्टॉप नहीं किया जा सकता. जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट टू स्यू एक्रू हुआ था उससे उसकी डेथ से 1 महीना पहले. अब लिमिटेशन नहीं रुकेगा इवन इफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज अंडर सम डिसेबिलिटी. इस सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि राइट टू स्यू जो है वो एट द टाइम ऑफ डेथ या आफ्टर डेथ शुरू होना चाहिए. सेम अप्लाइज फॉर प्लेंटिफ ऑल्सो एज वेल एज डिफेंडेंट ऑल्सो. और आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये सेक्शन 9 से डिफरेंट कैसे है. लेट्स रीड इट. इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द एक्रूवल ऑफ राइट टू सू. कि डेथ कब हो रही है? बिफोर द राइट या फिर ऑन द एक्रूवल ऑफ राइट. वेयर अ पर्सन हु वुड इफ ही वर लिविंग हैव अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन डाइज बिफोर द राइट एक्रूज or where the right to institute a suit or make an application accrues on his death. So he dies before the right has accrued, that means the right will accrue after his death. Or where the right to institute a suit or make an application accrues only on the death of the person. इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट के केसेस. The period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative of the deceased capable of instituting such suit or making such application. So limitation कब से शुरू होगा? जब उसका जो LR है he is capable of instituting a legal proceeding. तो इसका क्या मतलब हो गया? उसको सेक्शन 6 का बेनिफिट मिलेगा. यस राइट. अब सेम हमने सब क्लॉज सबसेक्शन 1 पढ़ा जो प्लेंटिफ पे अप्लाई करता है. सबसेक्शन 2 जो है वो डिफेंडेंट पे अप्लाई करता है. व्हेन अ पर्सन अगेंस्ट whom if he were living a right to institute a suit or make an application would have accrued dies before the right accrues, or where the right to institute a suit or make an application against any person accrues on the death of such person, Subsection 2, where a person against whom if he were living a right to institute a suit or make an application
would have accrued dies before the right accrues, or where the right to institute a suit or make an application against any person accrues on the death of such person, the period of limitation shall be computed from the time when the legal representative of the deceased against whom the plaintiff may institute any such suit or make an application. So जब LR कैपेबल हो जाएगा सूट इंस्टीट्यूट करने का या एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट करने का, ये राइट तब से अक्रू करेगा. Nothing in subsection 1 or 2 applies to suits to enforce rights of preemption. Preemption मैंने आपको पहले भी बताया है कि preemption होता है जैसे साथ वाली प्रॉपर्टी में राइट. सो प्रीएम्पशन का इतना लंबा वेट नहीं कर सकता. और सूट्स फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और ऑफ एन हेरिडिटरी ऑफिस. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है कि इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द एक्रूअल ऑफ राइट टू सू किन चीजों पे अप्लाई नहीं करता. हेरिडिटरी ऑफिस पे, पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, या ओनरशिप नहीं लिखा, ओनरशिप पे अप्लाई करेगा. बट अगर कोई पोजेशन का सूट है उस पे अप्लाई नहीं करेगा, या फिर राइट ऑफ प्रीएम्पशन पे ये चीज नहीं अप्लाई करेगी. सो आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग ऑन टूवर्ड्स सेक्शन 17. सेक्शन 17 अब बात करता है फ्रॉड या मिस्टेक की. अगर कोई फ्रॉड या मिस्टेक हो जाती है तो क्या लिमिटेशन पीरियड प्रोटेक्टेड होगा. जैसे कोई पर्सन फ्रॉड कर रहा है और जो प्लेंटिफ है उसको पता ही नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है. सो हाउ कैन द लिमिटेशन पीरियड रन. ये जो एक सेक्शन है ये जस्टिस एंड इक्विटी पे बेस्ड है कि इफ अ पर्सन डज नॉट नो दैट फ्रॉड इज बीइंग कमिटेड अगेंस्ट हिम, हाउ कैन ही फाइल अ सूट, यू नो. सो ही हैज टू बी अवेयर ऑफ द फ्रॉड दैट इज बीइंग कमिटेड, ओनली देन ही कैन फाइल अ सूट. सो इसमें एक केस है Pallava Seth versus Custodian and others. Pallava Seth versus Custodian and others, 2001 Supreme Court. It was observed that section 17 embodies the fundamental principle of justice and equity. Fundamental principle of justice and equity is that a party should not be penalized for failing to adopt a legal proceeding when the fact or material necessary for him to do so have been willfully concealed from him, and also a party who has acted fraudulently should not gain the benefit of limitation period running in his फेवर. तो ये जस्टिस तो नहीं होगा ना कि एक पर्सन फ्रॉड कर रहा है और फिर बाद में जब दूसरा पर्सन प्लेंटिफ जो है वो फ्रॉड डिस्कवर कर लेता है तब डिफेंडेंट बोलेगी लिमिटेशन तो खत्म हो गया. सो पर्सन विल बी इजीली एबल टू गेट अवे विद दिस फ्रॉड. सो ये चीजें अवॉइड करने के लिए द लिमिटेशन विल स्टॉप. सो इसमें है वेयर इन केस ऑफ एनी सूट और एप्लीकेशन. सी ये जो सारे सेक्शंस है ना इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन सिर्फ सूट पे अप्लाई करता है, कौन सा सूट प्लस एप्लीकेशन पे अप्लाई करता है, कौन सा अपील पे अप्लाई करता है. तो ये सब चीजें आप 2-3 बार इस एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा. अब सेक्शन 17 अप्लाई करता है सूट एंड एप्लीकेशन पे, फॉर विच अ लिमिटेशन पीरियड इज प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस एक्ट. फर्स्ट, a suit or application is based upon fraud of the defendant or respondent or his agent. जो सूट है उसका पूरा बेसिस ही फ्रॉड है. जैसे किसी ने कोई फंड्स एम्बेजल कर लिए या अकाउंट्स में कोई फॉर्जरी कर ली, तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज द फ्रॉड ऑफ द डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट ओनली या फिर उसका एजेंट. Second is the knowledge of the right or title on which the suit or application is founded is concealed by fraud of any such person as aforesaid. तो ये जो क्लॉज बी है ना ये राइट टू टाइटल पर है, ठीक है, राइट टू टाइटल. और ये जो इट वॉज कंसील्ड बाय द फ्रॉड ऑफ एनी सच पर्सन, सो बाय द फ्रॉड ऑफ द डिफेंडेंट. ठीक है. थर्ड, द सूट और एप्लीकेशन इज फॉर रिलीफ फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिस्टेक.
सो थर्ड में मिस्टेक के लिए कोई रिलीफ मांगा जा रहा है. फोर्थ इज वेयर एनी डॉक्यूमेंट नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द राइट ऑफ द प्लेंटिफ और द एप्लीकेंट हैज बीन फ्रॉडुलेंटली कंसील्ड फ्रॉम हिम. तो जो डी क्लॉज है वो जीनस है और बी उसकी स्पीशी है. बी सिर्फ बात करती है टाइटल की और डी क्लॉज बात करता है एनी डॉक्यूमेंट नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द राइट ऑफ द प्लेंटिफ और एप्लीकेंट हैज बीन फ्रॉडुलेंटली कंसील्ड फ्रॉम हिम. अब लिमिटेशन कब तक रुका रहेगा? The period of limitation shall not begin to run until the plaintiff or the applicant has discovered the fraud or the mistake or could with reasonable diligence have discovered it. तो कब तक रुका रहेगा? जब तक उन्होंने डिस्कवर नहीं किया, या विद रीजनेबल डिलीजेंस कि बहुत इजीली अकाउंट बुक्स खोल के वो कभी भी देख सकता था. सो या जब तक डिस्कवर नहीं करा, या फिर जब तक रीजनेबल डिलीजेंस के साथ ही कुड नॉट हैव डिस्कवर्ड, और इन केस ऑफ अ कंसील्ड डॉक्यूमेंट until the plaintiff or the applicant first had the means of producing the concealed document or compelling its production. So concealed document के केसेस में जब तक उसको डिस्कवर नहीं कर सकते थे या फिर कंपेल नहीं कर सकते थे उसकी प्रोडक्शन. Provided that nothing in this section shall enable any suit to be instituted or application to be made to recover or enforce any charge or set aside any transaction affecting any property which. So ये कब अप्लाई नहीं करेगा? जो भी हमने ये चारों पॉइंट्स पढ़े, they will not apply when in case of fraud the property has been purchased for valuable consideration by a person who was not party to a fraud and did not at the time of purchase know और has reason to believe that any fraud has been committed. So यहाँ पे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी के राइट्स कि जब कोई प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी ने खरीद ली, उसको उस फ्रॉड के बारे में नहीं पता था, फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन उसने खरीद लिया सब्सिक्वेंट टू द ट्रांजैक्शन in which the mistake fraud was made and he has no reason to believe कि ऐसा कुछ fraud हुआ है. Second, in case of mistake, has purchased for valuable consideration subsequently to the transaction in which the mistake was made by a person who did not know or has reason to believe that the mistake has been made. So mistake and fraud दोनों cases में third party is protected who was not aware that such a thing या फिर ऐसा fraud या mistake हुआ है, उसने valuable consideration के लिए करा है and in good faith. In case of a concealed document has been purchased for valuable consideration by a person who was not a party to the concealment and did not at the time of purchase know or has reason to believe that the document has been concealed. So यहाँ पे same बात concealed document के cases में. Second, इसका subsection 2 क्या कहता है? Where a judgment debtor has by fraud or force, कोई जजमेंट डेटर एग्जीक्यूशन नहीं होने दे रहा, बाय फ्रॉड और फोर्स प्रिवेंटेड द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर विद इन द लिमिटेशन, द कोर्ट में ऑन एप्लीकेशन ऑफ द जजमेंट क्रेडिटर made after the expiry of the said period extend the period of decree or limitation, decree or order, provided that such application is made within 1 year from the discovery of fraud or cessation of force as the case may be. So अगर कोई जजमेंट डेटर है, वो जजमेंट क्रेडिटर को डिक्री एनफोर्स नहीं करने दे रहा ड्यू टू फ्रॉड और फोर्स प्लेड बाय हिम, तो लिमिटेशन पीरियड रुक जाएगा, बट फिर उसको एक्सटेंशन कितनी मिलेगी? सिर्फ 1 साल की एक्सटेंशन मिलेगी. 1 साल से ज्यादा एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं मिल सकती. एक्सटेंशन ओनली ऑफ 1 ईयर इज अलाउड, जहां पे ही इज कमिटिंग एनी काइंड ऑफ जजमेंट डेटर इज कमिटिंग एनी काइंड ऑफ फोर्स और फ्रॉड. सो आई होप आपको सेक्शन 15, 16 और 17 समझ आ गया होगा. ये 12 से लेके ये 17 तक ये सारे ही कुछ ना कुछ एक्सटेंशंस की बात कर रहे थे कि किस किस केस में एक्सटेंशन मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, कितना एक्सटेंशन. यस, सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, जो है सेक्शन 18, 19 एंड 20. सो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में. एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स प्लीज ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.